प्रोस्टेट और किन लोगों में पाया जाता है सर? देखिए, प्रोस्टेट ग्रंथि एक अखरोट के आकार की ग्रंथि होती है जो जन्म से सब पुरुषों में होती है, और ये पेशाब की थैली और पेशाब की नली के बीच में होती है, और 50 की उम्र के आसपास ये लगभग सभी में बढ़ने लगती है। यूँ समझिए कि जैसे आँख का मोतियाबिंद होता है, जो सब में नहीं तो लगभग 50% लोगों को उम्र के साथ में अफेक्ट करता है। उसी तरह प्रोस्टेट ग्रंथि भी पुरुषों में लगभग 50% लोगों को अफेक्ट करती है बढ़ती उम्र के साथ में, किसी को 50 पर, किसी को 60 पर, किसी को 70 पर। और इससे पेशाब में रुकावट या बार बार पेशाब जाने की शिकायत होनी शुरू हो जाती है। तो अगर सब देखा जाए तो एक आम आदमी की अपेक्षा कोई बीमार जैसे लोग हैं, जैसे डायबिटीज और कोई हाइपरटेंशन, तो उनको ये होने की संभावनाएं बढ़ जाती है क्या? हाँ, इस स्वस्थ आदमियों में थोड़ी कम, लेकिन अगर ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज़ हों उसमें थोड़ी ज़्यादा। हमने एक प्रोस्टेट के ऊपर एक पुस्तक प्रकाशित की थी कुछ समय पहले, ज़्यादातर जनरल पब्लिक बट मोर फॉर यंग डॉक्टर्स। तो इसमें एक तस्वीर हमने लिखी थी, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये यूरिनरी ब्लैडर है, पेशाब की थैली, और ये वो प्रोस्टेट की ग्रंथि है जिसके बीच में से यूरिन का पैसेज पास आउट होता है। तो जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ती है तो ये यूरिन के पैसेज को ब्लॉक करने लगती है, और इसी कारण जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि उम्र के साथ में बढ़ती है, इसको कहते हैं बेनाइन प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट, BPH। तो इसकी वृद्धि के कारण पेशाब बार बार जाना, या पेशाब में रुकावट होना, या पेशाब में जलन होना, या कभी एकदम रुक जाना, जिससे कि जिसको कहते हैं रिटेंशन ऑफ यूरिन, वो प्रॉब्लम होने लगती है। तो हम देखते हैं जैसे आपने बताया कि लेट उम्र में होता है, तो उसमें लोग सोचते हैं कि अब क्या इलाज कराएं इसका, तो उसमें वो ईश्वर के हाथ पर छोड़ देते। तो इसका इलाज पूरी तरह संभव है? क्या सफल इलाज है सर इसका? ये तकलीफ़ इतनी ज़्यादा होती है कि इसको छोड़ तो सकते ही नहीं, और पहले के समय में तो लोग तब तक इसको शायद झेलते रहते थे जब तक बिल्कुल पेशाब रुक ही ना जाए, किंतु अब लोगों में जागरूकता बढ़ गई है, तो इसलिए लोग जल्दी ही इलाज के लिए आते हैं। और शिकायत, और अच्छी बात है ये कि तकलीफ़ शुरू होते ही डॉक्टर को और स्पेशलिस्ट को अप्रोच करते हैं, और करना भी चाहिए। तो सर इसका दवाइयों से इलाज संभव है कि सर की कोई ऑपरेशन वगैरह भी करना पड़ता है? तो पहले बहुत साल तक तो इसके लिए कोई दवा नहीं थी, और 70 या 80 के दशक तक इसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन द्वारा ही संभव था। लेकिन फिर बाद के सालों में कुछ दवाइयाँ इसके लिए उपलब्ध हो गईं, तो अब शुरू की स्टेज में दवाइयों से इसका ट्रीटमेंट होता है, और जब दवाइयाँ कारगर काम करना बंद करती हैं या नहीं असर करती, तब फिर इसका ऑपरेशन करने की आवश्यकता पड़ती है। तो जैसा मैंने पहले कहा कि इट इज़ समथिंग लाइक कैटरेक्ट, कि शुरू में आपका कंजर्वेटिव अप्रोच से काम चल जाता है, लेकिन जब स्थिति नियंत्रण के बाहर हो जाए, जब काम चलना बंद हो जाए, तो फिर इसका ऑपरेशन होता है। और पहले ये होते थे बड़े ऑपरेशन चीरा लगा के, अब ये ज़्यादातर मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट होते हैं, जो लेज़र द्वारा, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन होने लगते हैं। और पिछले बहुत सारे वर्षों से ओपन ऑपरेशन तो लगभग समाप्त ही हो गया है, अब कोई नहीं करता। अभी ज़्यादातर दूरबीन के द्वारा, जिसको TUR कहते हैं, ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन, उससे होता है। और फिर नई टेक्नोलॉजी आई है जिसको लेज़र द्वारा कहते हैं या प्लाज्मा कहते हैं, उससे होता है। तो अगर वह सब कोई ऐसा कोई वीडियो या फिर ऐसी कोई प्रेजेंटेशन आपके पास है जिसके माध्यम से बता पाएँ कि इलाज कैसे ऑपरेशन होता था इसका? इसके ऑपरेशन के वीडियोस तो थोड़े से दिखाने में जटिल होंगे। आई थिंक वील हैव टू ब्रेक दिस। जी, मैं बस आप देख रहे हैं कि लगातार लेटेस्ट टेक्निक आ रही है, तो प्रोस्टेट के मामले में भी कोई लेटेस्ट चीज़ आई है आपके पास जिसके माध्यम से इलाज और आसान हुआ है? तो जैसा मैंने कहा कि पिछले काफ़ी सालों से
मैं समझता हूँ पिछले 4 या 5 दशकों से ओपन ऑपरेशन तो लगभग समाप्त ही हो चुका है और प्रोस्टेट के ऑपरेशन ज़्यादातर लेज़र द्वारा या दूरबीन द्वारा किए जाते रहे हैं। बट अब जो नई टेक्नोलॉजी आई है वो एक और कदम आगे बढ़ के लेटेस्ट मिनिमली इन्वेजिव थेरेपीज़ कुछ नई आई हैं जो कि कन्वेंशनल TUR या लेज़र वाली या दूरबीन वाले ऑपरेशन से भी ज़्यादा सेफ़ हैं और उन पेशेंट्स के लिए जो रेगुलर ऑपरेशन जिनके नहीं हो सकते या जो एनेस्थीसिया जिनको नहीं दिया जा सकता उनका भी इलाज इसके द्वारा संभव है। तो मैं आपको एक प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ जिसमें प्रोस्टेट के बारे में और इन नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में सरल भाषा में जानकारी मैं देने की कोशिश करूँगा। बताइए। तो पहली बात तो जो मैंने शुरू में कही कि प्रोस्टेट का बढ़ना एक तरह से इज़ अ पार्ट ऑफ एजिंग। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है पुरुषों में प्रोस्टेट का बढ़ना अवश्यंभावी है और ऐसा कहा गया है कि बाय द एज ऑफ 90 almost 100% people will have enlargement of prostate। और ये बड़ी फेमस सेइंग है जो इस स्लाइड में दिखाई गई है, जो बहुत ही एक प्रसिद्ध दार्शनिक यूरोलॉजिस्ट सर्जन थे सर बेंजामिन ब्रॉडी, जिन्होंने कही थी कि जिस तरह से बाल सफ़ेद होते हैं, जिस तरह से आँख में कैटरैक्ट होता है, उसी तरह से प्रोस्टेट बढ़ती है लगभग सभी। और ये चित्र है जो दिखाता है कि कैसे प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ती है और ये बढ़ के पेशाब का रास्ता रोकती है। और ये जो ऑपरेशन मैंने बताया आपको TUR होता है, जो कि दूरबीन के द्वारा ये बढ़े हुए पार्ट को प्रोस्टेट के निकाल करके और ये रास्ता खोल दिया जाता है। तो प्रोस्टेट की ग्रंथि के माध्यम थ्रू ही इसी के अंदर से पेशाब का रास्ता निकलता है और जब ये प्रोस्टेट बढ़ जाती है तो रुकावट पैदा कर देता है और इस ऑपरेशन के द्वारा ये जगह खाली कर दी जाती है तो रास्ता खुल जाता है और फिर पहले की तरह पीपल स्टार्ट पासिंग यूरिन लाइक अ यंग मैन। जो नई टेक्नोलॉजी, साइंस इज़ ऑलवेज डेवलपिंग, हमेशा नई टेक्नोलॉजी आती रहती है। तो लगभग 80 के दशक में, 90 के दशक में ये टेक्नोलॉजीज़ और आगे एडवांस हुई और पिछले 20-25 साल से लेज़र वाली टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बढ़ती गई और हम लोग बहुत सारे सेंटर्स विदेशों में पहले और फिर अपने देश में अब ये लेज़र से ऑपरेशन करते हैं, जिसको होलैप कहते हैं, होल्मियम लेज़र प्रोस्टेटेक्टमी, जिसमें लेज़र के द्वारा प्रोस्टेट की ग्रंथि जो बढ़ी हुई है उसको निकाल दिया जाता है और जैसा मैंने TUR में दिखाया उसी तरह से वो जगह खाली कर दी जाती है, जो बढ़ा हुआ हिस्सा है उस ग्रंथि का वो निकाल दिया जाता है। दूसरी टेक्नोलॉजी जो बिल्कुल लेज़र जैसी ही है, इट इज़ कॉल्ड द प्लाज्मा काइनेटिक। ये दोनों टेक्नोलॉजीज़ लगभग मिलती जुलती हैं, दोनों के अपने फ़ायदे हैं और जिस केस में जो ज़्यादा सूटेबल होती है वो इस्तेमाल की जाती है। ये प्लाज्मा काइनेटिक भी लेज़र की तरह ही बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है और ब्लडलेस, और पेशेंट हॉस्पिटल से यूजुअली 2 दिन में, हद से हद 3 दिन में, मोस्टली 2 दिन में घर चला जाता है। इसमें कोई कट नहीं लगता, कोई स्टिच नहीं आता और मिनिमम ट्रॉमा, कम से कम तकलीफ़ और बहुत जल्दी रिकवरी होती है। तो ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है और इनसे बहुत फ़ायदे हैं लेज़र और प्लाज्मा टेक्नोलॉजी से, क्योंकि इससे पेशेंट को रिस्क भी बहुत कम होता है और क्योंकि ये सारे मरीज़, जैसा मैंने कहा कि उम्र के साथ ही होते हैं, तो होती ही बीमारी 50 के ऊपर है, किसी को 60 पे, किसी को 70 पर और भी ज़्यादा 80 से ऊपर भी। मैंने जो ओल्डेस्ट ऑपरेशन किया है वो एक महात्मा जी थे, 102 वर्ष की उम्र के, उनका ऑपरेशन किया था। लोग सोचते हैं, जो आपने कहा कि उम्र ज़्यादा हो गई, अभी क्या करना,
लेकिन तकलीफ़ में जीने से तो अच्छा है कि जो भी रिस्क ले करके और अगर बीमारी दूर की जा सके और स्वस्थ जीवन जितने वर्ष बचे हैं इंसान के वो स्वस्थ होकर के गुजरे तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो इसलिए एज इज़ रियली नो बार इन टुडेज साइंस एंड पीपल कैन बी ऑपरेटेड एट एनी एज रियली। तो अच्छा, अब जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और ये देखिए अभी ये प्लाज्मा काइनेटिक टेक्नोलॉजी वाले ऑपरेशन का जो लास्ट में दिखा रहा हूँ कि ऑपरेशन की लास्ट स्टेप है कि एंड ऑफ द ऑपरेशन बिल्कुल क्लियर यूरिन आ रहा है। कोई पहले बड़ी ब्लीडिंग हुआ करती थी प्रोस्टेट के ऑपरेशंस में और कई बोतलें खून की चढ़ानी पड़ती थी। और ये देखिए कितनी बड़ी प्रोस्टेट की ग्रंथि है, 100 ग्राम से ज़्यादा बड़ी प्रोस्टेट। नॉर्मली प्रोस्टेट का साइज़ 20 से 25 ml होता है और ये 100 ml या 100 ग्राम से ज़्यादा बड़ी प्रोस्टेट को एक बार में निकाल करके पूरा और पेशेंट को हॉस्पिटल थिएटर से, ऑपरेशन थिएटर से बाहर भेजा जा रहा है और 2 दिन में मरीज़ घर चला जाएगा। नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट जो मैं विशेष रूप से आज आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट कभी रुकता नहीं है। तो इतने वर्षों से, इतने दशकों से ये टेक्नोलॉजीज सेवा दे रही हैं मानवता की, लेकिन ऐसे भी मरीज़ होते हैं कि जो ये ऑपरेशन भी जिनके लिए संभव नहीं हो पाते क्योंकि वो हार्ट पेशेंट हैं, उनको खून पतला करने वाली दवाइयाँ एस्पिरिन या इकोस्पिरिन या और भी आजकल नई दवाइयाँ आ गई हैं खून पतला करने वाली हार्ट पेशेंट्स को जो चलती हैं। किसी की एंजियोप्लास्टी हुई है अभी रिसेंटली, किसी को हार्ट अटैक होकर चुका है, किसी को हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन 20-25% है, कार्डियोलॉजिस्ट ने मना कर दिया कि इनका कोई ऑपरेशन नहीं हो सकता, एनेस्थीसिया नहीं दिया जा सकता, पेशेंट इतना कमज़ोर है, अनफिट है, चल नहीं सकता, उसको नली लगी हुई है, पेशाब की, ऑपरेशन नहीं हो सकता। ऐसे हमारे पास पेशेंट्स हैं जो थे जिनका हमने ये वाले ऑपरेशंस किए। मैं अभी बताने जा रहा हूँ आपको उनके बारे में, जिनको कई महीने से पेशाब के रास्ते नली लगी हुई थी और ऑपरेशन के लिए सब ने मना कर दिया था। तो अब इनका क्या होगा, कैसे, मतलब बार बार इन्फेक्शन होता है, चल फिर नहीं पाते हैं, बिस्तर पे बंधे हुए हैं। तो इनके लिए अब कुछ रामबाण, मतलब आप समझिए कि इट्स लाइक अ बून, अ ब्लेसिंग फॉर देम which has now become available. There are some new technologies जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, and one of them is what is called Rezum. It is water vapor therapy. Now ये एक बड़ी famous international company है which is called Boston Scientific, और ये इस टेक्नोलॉजी को लेकर के आए हैं। और ये बड़ी ये बंदूक के जैसी मशीन, ये इसकी हैंडगन है, और इसमें हम क्या करते हैं कि हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टीम प्रोस्टेट के अंदर इंजेक्ट करते हैं। और ये काम, इसमें एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लोकल एनेस्थीसिया में किया जा सकता है। और इसको मल्टीपल पॉइंट्स पर प्रोस्टेट के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। नाउ ईच इंजेक्शन टेक्स ओनली 9 सेकेंड्स। तो ये सारा प्रोसीजर कल मिला करके 5 से 10 मिनट के अंदर हो जाता है। और इसके बाद में बस इतना ही टाइम समय लगता है इसमें। और इसके बाद में ये स्टीम से हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से ये प्रोस्टेट की ग्रंथि, ये सेल्स इसकी मर जाते हैं, मतलब इट कॉजेज ऑटोलिसिस एंड सेल डेथ, और प्रोस्टेट की ग्रंथि श्रिंक हो जाती है। तो श्रिंक हो जाने से ये रास्ता खुल जाता है। तो जो काम ऑपरेशन से होता था वो काम पूरी तरह नहीं तो काफ़ी हद तक ये रेज्यूम वाटर वेपर थेरेपी कर देती है, और इससे ये यूरिन का रास्ता खुल जाता है और फिर कैथेटर से छुटकारा मिल जाता है और लोग कैथेटर फ्री होकर के उनको यूरिन आने लगता है, पेशाब करने लगते हैं और बीमारी से छुटकारा मिल जाता है। ये टेक्नोलॉजी को आज आए हुए, मतलब इंटरनेशनली आए हुए लगभग 4-5 साल हो गए हैं, और हमारे देश में अभी कुछ महीने से ही आई है। और हम लोगों ने अभी तक जितने भी केसेस किए हैं, भारत में ये कुछ ही सेंटर्स में अभी उपलब्ध है, लेकिन हमने अभी तक जितने भी केसेस किए हैं लगभग सब में पूरी सफलता मिली है। और जैसा मैंने कहा कि कई ऐसे पेशेंट्स थे जिनमें कई महीने से कैथेटर लगा हुआ था, एंड दे हैड ए मिजरेबल एग्जिस्टेंस, होल फैमिली वाज सो डिस्टर्ब्ड। और जब से ये प्रोसीजर होने के बाद कैथेटर से छुटकारा मिल गया, दे आर पासिंग यूरिन satisfactorily and everybody is very happy. I think this is a boon
in the form of this resume therapy, which has now become available, and we are doing it now. और इसका जो कंसेप्ट है वो ये है कि ये टारगेटेड थर्मल एनर्जी इंजेक्ट करती है, और इससे वाटर वेपर ये कंडेंस होने से ये एनर्जी डिलीवर करता है, और इससे धीरे धीरे करके श्रिंक हो जाती है प्रोस्टेट। एक दूसरी टेक्नोलॉजी जो बहुत सालों से उपलब्ध थी लेकिन हमारे देश में थोड़ा मुश्किल से मिलती है, वो है जैसे हार्ट में स्टेंट्स होते हैं वैसे ही प्रोस्टेट में भी स्टेंट डाला जा सकता है, जो कि यूरिन के पैसेज को खोल देता है। और ये बड़ी अच्छी टेम्परेरी सुविधा है। ये एक तरह से टेम्परेरी सुविधा है, लेकिन जैसे हार्ट का पेशेंट है उसको 4 महीने तक ऑपरेशन नहीं किया जा सकता या 6 महीने तक नहीं किया जा सकता, हार्ट अटैक अभी होकर चुका है, या पेशेंट को बिल्डअप करने में टाइम लग रहा है, या पेशेंट की लाइफ एक्सपेक्टेंसी लिमिटेड है और वो कैथेटर पर डिपेंडेंट है, तो उसमें ये स्टेंट अच्छा काम करता है। ये अंदर डालते हैं और इसको ये सेल्फ एक्सपेंडिंग स्टेंट होता है, और ये मेमोकैथ नाम से उपलब्ध है, और एक और एलियम नाम से आता है, और ये यूरिन का पैसेज खोल देता है और इससे यूरिन करने लगता है पेशेंट। एक तीसरी टेक्नोलॉजी जो कि काफ़ी पॉपुलर हुई है विदेशों में, हिंदुस्तान में अभी उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन अभी फिर अगेन रिसेंटली पिछले कुछ समय से, पिछले साल 6 महीने से हमारे देश में भी अब कुछ सेंटर्स में ये उपलब्ध हो गई है, धीरे धीरे और भी शायद पॉपुलर होगी। इज़ कॉल्ड यूरोलिफ्ट। इसमें अगेन इट्स ए नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट फॉर स्पेशली फॉर पीपल हु डू नॉट विश टू गेट मेजर सर्जरी डन। इसमें ये एक तरह का स्टेंट होता है, स्प्लिंट, जो कि प्रोस्टेट में लगा दिए जाते हैं। ये मल्टीपल स्प्लिंट्स होते हैं और इनसे ये पैसेज को खोल देता है ये, और ये स्प्लिंट डाल देने से जो पैसेज बंद था वो स्प्लिंट लगाने से ये खोल देता है। तो ये एक तरह से बिना ऑपरेशन के, और ये छोटी मीडियम साइज़ की प्रोस्टेट्स के लिए काफ़ी उपयोगी है। और एक ये छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो है, ये कैसे काम करता है। ये स्प्लिंट लगाने से ये रास्ते को खोल देता है। तो एक समय था जब ये आधुनिक टेक्नोलॉजी पहले विदेशों में आती थी, फिर हमारे देश में आने में वर्षों लगते थे, लेकिन अब जैसे ये इंटरनेशनल टेक्नोलॉजीज़ आती हैं ये बहुत जल्दी ही हमारे देश में उपलब्ध हो जाती हैं। एक और टेक्नोलॉजी है जो एक ओलंपस नाम की एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी है, वो ले करके आई है, और अभी हमने एक पायलट स्टडी में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें, और इनफैक्ट अगले ही सप्ताह एक बड़ी नेशनल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जिसमें मैं इसको प्रेजेंट करने जा रहा हूँ कि ये एक तरह का आइटिंड नाम से एक टेम्परेरी स्टेंट है। ये प्रोस्टेट की ग्रंथि के अंदर लगा दिया जाता है और ये इस पैसेज को खोल देता है, और ये स्पेशली यंगर पेशेंट्स में जिनमें ऑपरेशन नहीं चाहते और वो चाहते हैं कि बिना ऑपरेशन के ही पेशाब का रास्ता खुल जाए अगर उनको ब्लॉकेज है, तो ये दिस वर्क्स वेरी इफेक्टिवली। और हम लोगों ने अभी अपनी पायलट स्टडी में जितने भी पेशेंट्स में ये प्रोसीजर किया है, दिस इज़ अगेन अंडर लोकल एनेस्थीसिया विदाउट एडमिशन। मरीज़ उसी दिन आता है और शाम को 2-3 घंटे बाद में घर चला जाता है, और उसको फिर बाद में हफ्ते भर बाद बुला करके 15 दिन बाद बुला करके हम देखते हैं। और अभी तक हमने जितने भी पेशेंट्स में ये प्रोसीजर किया है इन द रिसेंट डेज, ये अभी हम लोगों ने कुछ महीने पहले ही स्टार्ट किया है। ये पूरे देश में 5-6 सेंटर्स में ये पायलट स्टडी चल रही है, और हमने सारे डेटा कंपाइल किए हैं सारे केसेस के, एंड इन ऑल द केसेस दैट वी हैव डन एक्सीलेंट रिजल्ट्स हैव बीन एक्सपीरियंस्ड अंटिल नाउ। तो कुल मिलाकर के मैं बस यही आपको बताना चाहता हूँ कि प्रोस्टेट की बीमारी एक ऐसी चीज़ है जो कि पुरुषों में उतनी ही कॉमन है जितनी मोतियाबिंद या कैटरेक्ट की बीमारी होती है। लगभग सबको ही होने वाली है ये,
50 की उम्र के बाद में यूरिनरी सिम्टम्स धीरे धीरे सबको नहीं तो कम से कम 50% लोगों को तो होने ही लगते हैं, और वन शुड कंसल्ट स्पेशलिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड शुरू में तो दवाइयों से, मेडिसिन से रिलीफ मिल जाता है, एटलीस्ट 50% लोगों को दवाइयों से आराम मिल जाता है। और लेकिन अगर ये सिम्टम्स प्रोग्रेसिव हों, अगर ये तकलीफ़ बढ़ती जाए और अगर आगे चल के दवाइयों से काम न चले, तो इसमें मिनिमली इन्वेजिव थेरेपीज़ हैं, लेज़र और प्लाज्मा और ये टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो ऑपरेशंस हैं जिनसे बिना डरे इस बीमारी से मुक्ति पाई जा सकती है। और अब जो लेटेस्ट मिनिमली इन्वेजिव टेक्नोलॉजीज़ हैं जो मैंने अभी दिखाई हैं आपको, जो बिल्कुल कम्प्लीटली नॉन ऑपरेटिव फैसिलिटीज़ हैं, इनकी जिन केसेस में जो मेडिकली अनफिट हैं फॉर ऑपरेशन उनके लिए, और जो ऑपरेशन अवॉइड करना चाहें, मेडिकली अनफिट ना भी हों और ऑपरेशन नहीं चाहें, उनके लिए भी ये उपलब्ध हैं। और अब हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, हमारे देश में, हमारे शहर में उपलब्ध हैं, तो इनका लाभ उठाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, जिन लोगों की बीमारी है, इन्हें ऑपरेशन कराएं, तो उसके बाद कोई विशेष रखरखाव रखने की ज़रूरत होती है उसके बाद? देखिए, ज़्यादातर तो इसके बाद कोई समस्या विशेष नहीं होती, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और थोड़ी बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता तो सभी को होती है। इन्फेक्शन के से बचाव, सफाई रखना, एक हम सब लोग, सब डॉक्टर्स पेशेंट्स को कहते हैं, सभी को कहते हैं कि पानी खूब पीजिए, हाइजीन मेंटेन करिए, और मेडिकल प्रॉब्लम्स का ख्याल रखिए। हम लोग देखते हैं कि लोग अपने मेडिकल प्रॉब्लम्स, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इनके बारे में थोड़ा लापरवाह होते हैं, उसका ख्याल रखने की आवश्यकता होती है। तो वो अगर कोई ऑपरेशन हुआ, या अगर ये प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, जो बात आपने शुरू में कही कि अगर किसी को डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है, तो उसको ये बीमारी होने की भी संभावना ज़्यादा रहती है, और बीमारी के बाद या इलाज के बाद फिर परेशानी होने की भी संभावना रहती है। मैं आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और सब स्वस्थ रहें और ठीक रहें, ये कामना करता हूं।